Hi everyone. So by now you might be aware that 8-day notification is expected in this quarter, Jan to March. Most probably it might come in Feb. But we are not sure about the dates as of now. But the point is that notification आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप एरिडाई ग्रेड ए के लिए तैयारी करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, नोटिफिकेशन की वेट करने के बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं, बट शायद उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। तो अब इरडाई ग्रेड ए के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है और क्या एग्जाम डेट्स हो सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या पैटर्न और कट ऑफ्स हैं इरडाई ग्रेड ए अगर हम पास्ट ईयर्स को देखें, सिलेबस क्या है इरडाई ग्रेड ए एग्जाम का, और सैलरी क्या होती है इरडाई ग्रेड ए ऑफिसर की। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आगे जाने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आप इरडाई के लिए नए हैं तो आप ये हमारी एडाई की प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ज़रूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसको डाउनलोड करने का, और आपको थोड़ी सी डिटेल्स भरनी है। ये गाइड बुक आप डाउनलोड करके एडाई के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हैं, जिसको आपको पूरी तरह से समझ लेना है। आपको आइडिया लग जाएगा कि एडाई का पेपर कैसा आता है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो नोटिफिकेशन डेट्स 2025-26, अब इसको क्या बोले पता नहीं, क्योंकि 25 का नोटिफिकेशन ड्यू है, 26 में आएगा, तो हमने इसको 25-26 फाइनेंशियल ईयर टाइप्स बना दिया है। तो अब नोटिफिकेशन डेट्स अगर आप पास्ट में देखें तो 17 और 23 में नोटिफिकेशन अगस्त और अप्रैल में आई थी, 24 में फिर अगस्त में आई थी। तो 25 में अब तक तो आ जानी चाहिए थी, मतलब 25 तो निकल ही गया है। बट जैसा मैंने बताया 2025 में नोटिफिकेशन फेब में एक्सपेक्टेड है, अगर डिले होती है तो मार्च में एक्सपेक्टेड है, बट काफ़ी चांसेस हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है इसमें ये आ जाएगी। और आप एग्जाम डेट्स देखिए कि जर्नली ये अप्रैल में आई, जून में हुआ, 60+ डेज यहाँ पे मिले, और यहाँ पे भी अगस्त में आई तो नवंबर में हुआ, तो वो 60+ डेज यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे जब भी नोटिफिकेशन आती है आपको 60 से 70 डेज मिलेंगे फेज 1 तक। ठीक है, उसके बाद आप मोटा मोटा लगा लीजिए 40 डेज आपको और मिल जाएंगे फेज 2 तक। तो वो एग्जाम डेट्स होंगी डिपेंडिंग अपॉन नोटिफिकेशन कब आता है। वैकेंसीज कितने आने वाली हैं, 17 और 20 में काफी कम आई थी, 2024 में 45 वैकेंसीज आई थी, और फिर 2025 में 45 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि इरडाई ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि वो कंसेक्यूटिवली 45 to 50 सीट्स रिक्रूट करेंगे अप टिल 2027। तो 2025 में वैसे हुआ नहीं, तो वो 2026 में खामियाजा पूरा करेंगे, शायद 2 रिक्रूटमेंट्स निकाल के इस क्वार्टर में और शायद फिर साल के लास्ट क्वार्टर में। बट लेट्स सी। तो अभी तो ये 45 to 50 सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। अब इरडाई ग्रेड ए एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम को देने के लिए 2 टाइप की एलिजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज योर एज एंड सेकंड इज योर क्वालिफिकेशन। इफ आई टॉक अबाउट एज, योर एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड इट शुड बी लेस देन 30। योर एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड लेस देन 30। SC/ST will get a relaxation of 5 years, OBC for 3 years and PWBD will get a relaxation of 3 years। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव रिलैक्सेशन अलाउड है कि अगर PWBD है और SC भी है तो 5 साल यहाँ से और 10 साल यहाँ से, मतलब 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। Otherwise in unreserved category you should be greater than equal to 21, minimum age is 21 and the maximum age should be less than 30। और यहाँ पे कट ऑफ डेट रहता है कि जो आपकी ये एज कैलकुलेट की जा रही है ये कब की जा रही है, कौन सा डेट रहेगा जिस दिन आपको अपनी एज कैलकुलेट करके ये पता लगाना है कि मेरी एज जो है वो कंडीशन में फुलफिल करती है नहीं। तो जनरली कट ऑफ डेट इज द फर्स्ट ऑफ द मंथ इन विच द नोटिफिकेशन कम। कभी कभार 30th ऑफ द प्रीवियस मंथ भी बना देते हैं। सपोज नोटिफिकेशन आता है फेब में, तो मोस्ट प्रॉब्ली द कट ऑफ डेट कैन बी 1st Feb, कि ऑन 1st Feb your age should be greater than equal to 21 and less than 30 if you're under unreserved category। ऐसे ही क्वालिफिकेशन में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दे जस्ट रिक्वायर प्लेन ग्रेजुएट्स, no fancy degrees of post graduations are required, you just require graduation but with minimum 60% marks। and if you belong to SC/ST category you will get a relaxation of 5%, that instead of 60% you will require 55% here। and graduation can be in any discipline, it can be in arts, philosophy, hotel management, pharma, it can be in anything, right? So you don't require special degrees like insurance, finance, economics, and this degree should also be with you on the cutoff date
right? And that cutoff date would be mentioned in the notification, usually the first of the month in which the notification come, or it can change also. Let's wait for the notification. Are final year students eligible? I think let's wait for it in the notification what is mentioned, right? Is distance education considered valid? Yes, the distance education is considered valid. The marks that we are talking about, 60% aggregate, are they obtained, are they to be obtained in each semester, or they should be aggregate of all the semesters? They are the aggregate of all the semesters. So even if you have less marks in one of the semesters, that is fine. Your aggregate should be 60%. Is there any experience required for ADI grade A? The answer is no. There is no experience required. अगर आप फ्रेशर हैं, गैप ईयर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ADI ग्रेड ए के लिए फुली एलिजिबल हैं. अब ADI ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न क्या है? इसमें 3 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3. फेज 1 इज क्वालिफाइंग. दीज मार्क्स आर नॉट काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, बट फेज 2 एंड इंटरव्यू आर मेरिट बेस्ड. तो हम एक एक करके तीनों फेजेस के बारे में जानेंगे. इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, यहाँ पे देयर इज वन पेपर. दैट वन पेपर हैज 4 सेक्शंस: रीजनिंग, इंग्लिश, GA, क्वांट. Each section is of 40 questions, that is 40 marks, that is each question is of 1 mark. So total marks is 160, and there is a time of 90 minutes given to you to solve these 190 questions, and this is a composite time. There is no sectional timing. You can use this 90 minutes as per your choice. You can use the entire time in English, or you can use the entire time in GA, or you can divide it as per your need. So no sectional timing, 160 questions in 90 minutes, and there is a negative marking of 0.25. And to clear this exam, you will have to clear the sectional cutoff. Each section, right, each sectional would have a sectional cutoff, minimum marks that you are required to obtain in that section, and there will be an overall cutoff that also you will be required to clear. So 2 types of cutoffs you would have to clear: the sectional cutoff and the final cutoff. And what is the pattern of phase 2? In phase 2 there are 3 papers. One is English, which is your writing skills. Then the second paper is ESI, economic and social issues impacting insurance. And the third paper is mixture of insurance and management. Each paper is of 100 marks. So total it is 300 marks. Your phase 2 is 300 marks. But the catch here is that in IRDAI there are no objective questions. There are no objective questions. You will have all subjective questions. तो जो 100 नंबर का पेपर आएगा वो सारा डिस्क्रिप्टिव होगा. एज पर लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आपको आते थे स्क्रीन पर आते थे, आंसर्स आपको पेपर बुकलेट में लिखने होते थे पेन से. बट दिस ईयर इट माइट चेंज. इस बार शायद क्वेश्चंस के साथ जो आपको ऑनलाइन दिखेंगे, आंसर्स भी आपको ऑनलाइन ही टाइप करने हो, एज इट हैपेंस इन अदर रेगुलेटरी बॉडीज लाइक RBI, NABARD एंड SEBI. ठीक है. तो ये हमारे 3 पेपर आते हैं 300 मार्क्स के, और तीनों में 60-60 मिनट आपको मिलते हैं. टाइम ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, आप ध्यान रखें. यू नीड टू हैव अ गुड टाइपिंग स्पीड, यू नीड टू हैव अ गुड थिंकिंग स्किल्स, तभी आप ये 60 मिनट में सारा पेपर कर पाएंगे. ठीक है. अब इंग्लिश में आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या आते हैं. ESI इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे 24 मार्क्स के, जिसमें से आपको 3 करने होंगे. मतलब 24 इंटू 3 72 मार्क्स का ये आ गया. फिर 7 क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के, 7 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होंगे. तो 7 इंटू 4 मतलब 28. तो 72 प्लस 28 इज अराउंड 100 मार्क्स, नॉट अराउंड एग्जैक्टली 100 मार्क्स. तो 24 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में लिखना होगा, और 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको अराउंड 80 वर्ड्स में लिखना होगा. इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट में कोई फिक्स पैटर्न नहीं देखने को मिला है. जनरली इंश्योरेंस थोड़ा कम मार्क्स का आता है, जैसे 35, मैनेजमेंट 65 मार्क्स, क्योंकि इंश्योरेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी पूछ लिए जाते हैं. बट क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा, कितने वर्ड्स में लिखना होगा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग ईयर ऑन ईयर. अब आपके फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? जैसे फेज 2 मैंने आपको बताया 300 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होता है. बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 100 मार्क्स में से निकाली जाती है. सो हाउ डू दे कैलकुलेट द फाइनल मेरिट लिस्ट? सो इफ यू हैव सपोज 200 मार्क्स आउट ऑफ 300, दे विल एडजस्ट इट आउट ऑफ 85.
क्योंकि फाइनल में आपका रिटर्न का 85 मार्क्स का वेटेज है और इंटरव्यू का 15 मार्क्स का वेटेज है, 85 प्लस 15 100। तो अगर किसी के 300 में से 200 आ रहे हैं, वी विल से 300 में से 200 मार्क्स आए, 85 में से मुझे निकालने हैं, तो आई विल से 2/3 into 85, that will become 56. So this is how scaling is done out of 85 marks. Then if in interview out of 15 marks you get 10 marks, no scaling required because this is 15 marks only the real weightage. So your total will become 66.6. This is how the final score is calculated and the final merit list is made. क्योंकि रिटर्न का वेटेज 85 मार्क्स का रह जाता है आउट ऑफ 300 और इंटरव्यू का वेटेज 15 मार्क्स का रह जाता है। तो जब भी मैं कट ऑफ की बात करूंगा, कट ऑफ आपका इस तरह ही होगा 60, 70, 75। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि यार 300 नंबर तो यहीं थे, क्या 300 में से और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर मुझे सिर्फ 75 मार्क्स चाहिए? नहीं, बिकॉज दिस स्केलिंग इज डन, देयरफॉर द टोटल वुड लुक लाइक 60, 70, 75, दैट इज आउट ऑफ 100। अब फेज 1 का क्या कट ऑफ जाता है? ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पैटर्न तो समझ आ ही गया है, एलिजिबिलिटी समझ आ गई है। इफ आई टॉक अबाउट फेज 1 कट ऑफ, तो देखिए इरडाई में कंपटीशन बढ़ा है। 2023 में आई थिंक 20,000 लोगों ने अप्लाई किया था, यहाँ पे अराउंड 40 के लोगों ने अप्लाई किया था। आप कट ऑफ देखिए, 160 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में दिए जा रहे हैं, सिर्फ 90 मिनट्स। द कट ऑफ वाज 87 हियर, द ओवरऑल कट ऑफ, बट इन 2024 इट वेंट ऑन टू 110। 110 इज आउट ऑफ 160, दैट टू इन 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट में आपको 110 नंबर लाने थे। दैट्स क्रेजी, दैट्स क्रेजी, आई कैन टेल यू। 90 मिनट्स ही है ना शायद यहाँ पे, और आई एम रॉन्ग। लेट मी सी दी पैटर्न। हाँ, 90 मिनट्स का टेस्ट है, तो 90 मिनट्स में 110 नंबर लाने इज नॉट एन इजी जॉब। मैं मानता हूं कि पेपर का लेवल थोड़ा इजी रहता है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स लाइक आरपीआई, बट यू नीड टू बी वेरी गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग, इंग्लिश, जी एन योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर स्पीड। सेक्शनल कट ऑफ 2017 में काफी रखी गई थी, 37.5% के 40 का 37.5% वॉज द सेक्शनल कट ऑफ। बट लास्ट 2 ईयर्स में इसको 25% पे रखा गया है कि 40 का 25% 10 10 10 10 was the sectional cutoff in 2024. So this is about the phase 1 cutoff, and the cutoffs I am showing you belongs to general category, OBC, SC, ST का थोड़ा बहुत इससे कम होगा। If I talk about phase 2 and final cutoffs, तो पहले phase 2 की cutoff आती है जिसके बेस पे इंटरव्यू कॉल आता है, फिर इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर फाइनल cutoff दी जाती है। So in 2017 for general category, if you got 200 marks around here, you would have got the interview call, but the final merit list cutoff was 75.65। तो इस तरह अगर मैं 200 को स्केल करूं, जैसा मैंने आपको सिखाया था, आपके अराउंड 56 मार्क्स बनते हैं। अब आप इंटरव्यू में अगर 15 मार्क्स भी ले आए, आपका टोटल कितना बनेगा? 71, बट द फाइनल कट ऑफ वाज 75। सो द लेसन इज कि जो ये फेज 2 का कट ऑफ होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस इसको क्लियर करना है, इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, बट इंटरव्यू में अगर 15 भी ले आए फाइनल कट ऑफ तो क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो इसमें जनरली मैं बिलीव करता हूं कि आप 25-30 मार्क्स ज्यादा लेके आइए। अगर 200 कट ऑफ जा रही है तो 230 का आपका स्कोर होना चाहिए, देन ओनली आप एक एवरेज परफॉर्मर बनकर, क्योंकि इंटरव्यू में आपके 15 भी नहीं आएंगे शायद, है ना, 10-12 आएंगे। तो अगर 10-12 का स्कोर कर कर फाइनल मेरिट लिस्ट में जाना है तो फेज 2 की जो कट ऑफ है उससे 25-30 मार्क्स आपको ज्यादा लाने रहेंगे। 2023 में फेज 2 का कट ऑफ 183 था और फाइनल कट ऑफ 74 गया था आउट ऑफ 100। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 183 को स्केल करेंगे तो टोटल शायद आपका काफी कम हो जाएगा, आई थिंक 51, 52। तो आप ये वाली कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाते। अगेन यू वुड हैव रिक्वायर्ड 220 मार्क्स हियर इंस्टेड ऑफ 180। दोस्तों 2024 में फेज 2 का कट ऑफ 178 था, ऑलमोस्ट सेम एज 183 हियर इन 2023। फाइनल कट ऑफ थोड़ा डाउन चला गया, आई थिंक शायद इंटरव्यू में थोड़ा सा हार्श मार्किंग हुई होगी, मार्क्स को बहुत खोल के 15-15, 14-14 मार्क्स नहीं दिए होंगे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, आपको अराउंड 70 से 75% टारगेट करना है आउट ऑफ 100 टू कम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये मार्क्स लाने के लिए मुझे लगता है कि फेज 2 में आपको 225 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको 85 से स्केल करेंगे अराउंड 63, 64 बन जाएगा, विच इज़ अ सेफ स्कोर। और फिर इंटरव्यू में अगर आप 10 मार्क्स भी ले आए, आपका टोटल अराउंड 75
बन जाता है, विच गिव्स यू अ डिसेंट चांस। बट अगर आप बिल्कुल ही मतलब टॉप में आना चाहते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो शायद ये 225 की जगह फिर 240 पे जाना चाहिए, विच इज आई नो विच इज टफ आउट ऑफ 300। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड राइटिंग स्किल्स। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें, तो जैसे आरबीआई में कोई ऑफिशियल सिलेबस मेंशन नहीं है, ऐसे ही इरडाई ग्रेडी की नोटिफिकेशन में फेज 1 का कोई भी ऑफिशियल सिलेबस मेंशन नहीं है। ये कुछ टॉपिक्स जो हमने डिकोड किए हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज करके डिकोड किए हैं। आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, आपको सिलेबस ढूंढने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइए, यही आपका सिलेबस होगा। तो क्वांट के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर कर इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं। आई विल नॉट गो थ्रू नो बाय नेमिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। और ये इंग्लिश के टॉपिक है, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर आएगी, और ग्रामर के साथ फिर उनकी एप्लीकेशन आ गई, मतलब कॉम्प्रिहेंशन आ गया, पैराजम्बल्स आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, एरर डिटेक्शन आ गया, वो एप्लीकेशन हो जाएगी आपकी ग्रामर की। तो आप इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर। जीए की बात करें तो जीए आपकी 40 नंबर की आती है। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मिसलेनियस करंट अफेयर्स का रहता है, जिसमें आप लगा लीजिए स्पोर्ट्स आ गया, अवार्ड्स आ गया, एनवायरनमेंट की न्यूज़ आ गई, है ना, जो भी हमारे टॉपिक हैं। फिर अपना साइंस एंड टेक आ गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज आ गई। फिर काफ़ी बार कुछ चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट इन न्यूज़ होती हैं, कि फर्स्ट बायो पार्क बना है, फर्स्ट हाइड्रो पार्क बना है, फर्स्ट ट्रेन बनी है, ऐसी न्यूज़ भी पूछ ली जाती हैं। तो इट्स लाइक नॉर्मल करंट अफेयर्स दैट आर आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। इसके अलावा फाइनेंस करंट अफेयर्स जो रिलेटेड टू इंश्योरेंस हो सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट हो सकते हैं, बेसिकली सेबी की कोई रेगुलेशन हो गई, रिलेटेड टू बैंकिंग हो सकते हैं, आरबीआई का कोई रेगुलेशन आ गया, ठीक है, रिलेटेड टू पेंशन हो सकते हैं, पीएफआरडी का कोई रेगुलेशन आ गया। तो इस तरह से फाइनेंस के कुछ करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पेंशन से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, जैसे पीएम वया वंदना योजना पूछ लिया, एनपीएस पूछ लिया, अटल पेंशन योजना पूछ लिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पूछ लिया। इस तरह कुछ स्कीम्स जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, वेलफेयर से रिलेटेड हैं लोगों के, वो पूछ ली जाती हैं। एक दो क्वेश्चन रैंडम रिपोर्ट से आते हैं विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। और इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स, ठीक है, अलग से आएंगे। मैंने यहाँ पे भी बोला था फाइनेंस करंट अफेयर्स में आप अगर इंश्योरेंस हटा दें तो इन इन एरिया से 5 क्वेश्चन आएंगे, और इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स अलग से 5 आपको पूछे जाते हैं, 4-5। और स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं, जो इंश्योरेंस के स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप फेज 2 के लिए पढ़ते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर रिपोर्ट्स और स्कीम्स पे नहीं देना है, ज़्यादा जोर आप दीजिए फाइनेंस करंट अफेयर्स पे, इंश्योरेंस का स्टैटिक पार्ट पढ़ने के लिए, और इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स पे, और मिसलेनियस जीए पे, ठीक है। रिपोर्ट्स, स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। और अगर मैं अब फेज 2 के सिलेबस की बात करूं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था पैटर्न में 3 पेपर है, इंग्लिश, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 5 टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और 60 मिनट्स में ये 5 टॉपिक लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड टाइपिंग स्पीड। एक ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, अराउंड 30 मार्क्स का, जिसमें 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। देन एक क्वेश्चन एक्सपेंशन ऑफ टॉपिक, जैसे लास्ट ईयर आया था एथिकल डायलेमा और सीएसआर इन कॉर्पोरेट इंडिया। तो इन टॉपिक्स को आपको एक्सपैंड करना होता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक राइटिंग एन एसे ऑन इट। ये 15 मार्क का रहता है। फिर एक कॉम्प्रिहेंशन और एक प्रेसी आती है, और एक लेटर राइटिंग आती है। लेटर राइटिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये 5 चीजें आपको पूछी जाती हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल इरडाई में जो ये है सब्जेक्ट है ESI impacting insurance, this is different from RBI ESI। बहुत सारे लोगों को लगता है कि RBI में जो ESI है वो ESI पढ़ के हमारा ये भी हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप समझिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिलेबस अलग है। अगर आप देखें, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस एंगल है, ठीक है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस एंगल। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम देखें, तो यहां पे आपको बिजनेस साइकिल्स
इंश्योरेंस के हिसाब से समझने हैं, इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑन इकोनॉमी, ठीक है, या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी थ्योरी ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेटिंग, मतलब सब कुछ इंश्योरेंस से एंगल से जो भी इकोनॉमिक से कॉन्सेप्ट है वो इंश्योरेंस में कैसे यूज होते हैं। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दी इंश्योरेंस सेक्टर, आरबीआई में पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर है। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, इंश्योरेंस का क्या पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस के लिए कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, माइक्रो इंश्योरेंस कैसे काम करता है। तो सारा सिलेबस यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस से एंगल से है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम ईएसआई एंड आरबीआई। ये आप बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। पेपर 3 इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है, इसमें इंश्योरेंस अलग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है। इंश्योरेंस में दे विल टीच यू ऑन दीज टॉपिक्स के इंश्योरेंस की हिस्ट्री और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया। फिर इंश्योरेंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और रिस्क को कैसे पूल और डाइवर्सिफाई किया जाता है, लीगल फाउंडेशंस ऑफ इंश्योरेंस क्या है, ग्रुप हेल्थ और इंश्योरेंस कैसे काम करती है, इंटरमीडिएट्स का क्या रोल रहता है इंश्योरेंस में, फिर इंश्योरेंस में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, प्राइसिंग कैसे की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है, हम इस पर पढ़ेंगे। और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंट लाइंस हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, मोटर इंश्योरेंस होती है, और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और मैनेजमेंट में 5 टॉपिक है, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एचआरडी। ठीक है, 6 टॉपिक्स हो गए इनफैक्ट। तो ये आपका मैनेजमेंट का सिलेबस है, ये बिल्कुल सबसेट ऑफ आरबीआई है। अगर किसी ने आरबीआई पढ़ा है तो ये सबसेट ऑफ आरबीआई है, बस एक एचआरडी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होंगे। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लास्ट नोटिफिकेशन में दी गई है, वो है कि सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के जो कॉमन अलाउंसेस होते हैं, दिस इज अराउंड 1,30,000। उसके बाद सैलरी वैसे रिवाइज हुई है, बट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सैलरी आई न्यू। तो ये बेसिक पे 44,500 जो आपका यहाँ पे मेंशन्ड है, और फिर आपके ये अलाउंसेस हो गए जैसे कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस वगैरह, ये अगर हम सब मिला दें, सारे अलाउंसेस मिला दें, तो ये अराउंड 1,37,000 आपका बन जाता है। बट इसके अलावा आपको काफ़ी अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे चिल्ड्रन की एजुकेशन का अलाउंस मिलता है अराउंड 13,500, ठीक है, ये शायद बढ़ गया होगा। 180 से 200 लीटर पेट्रोल मिलता है, विच इज़ अराउंड 18,000 पर मंथ आपका बैठ जाएगा अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं। फिर मोबाइल का अलाउंस मिलता है, हाउस होल्ड क्लीनिंग मतलब मेड अलाउंस मिल गया आपको 6750, सडेक्सो कूपन्स मिल जाते हैं 6500 के अलग से। फर्नीचर बेसिकली हर 5 साल बाद आपको 3 से 4 लाख दिया जाता है टू रिफर्बिश योर फर्नीचर, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 5,000 पर मंथ, क्योंकि 5 साल में 60 मंथ्स हो गए, ठीक है, और 60 मंथ्स के बाद आपको 3 लाख दिया जा रहा है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 60 अराउंड 5,000 पर मंथ। फिर न्यूज़पेपर्स के आपको 2,700 पर मंथ मिलता है, और इसके अलावा डेंटल चेकअप, हेल्थ चेकअप, मेडिकल रीइंबर्समेंट, स्पेक्टिकल्स एंड ऑल दैट 10,000 पर मंथ आप इसका लगा लीजिए। सो टोटल इज अप्रॉक्सीमेटली 63,000 पर मंथ। तो अगर मैं लास्ट स्लाइड में ये ऐड करूँ 137 प्लस 63, मोटा मोटा ये 2.00 मतलब लाख हो गया आपका पर मंथ, मतलब 24 लाख पर ईयर, ठीक है। इससे ज्यादा ही मिलेगा आपको, इससे ज्यादा ही मिलेगा सीटीसी। अब इन हैंड इतना नहीं आएगा, एनपीएस कटेगा, टैक्स कटेगा, और काफ़ी अलाउंसेस जो मैंने बताया शायद वो मंथली नहीं ईयरली मिलेंगे, जैसे मतलब फर्नीचर अलाउंस तो 3 साल के बाद ही मिलेगा, इनफैक्ट 5 साल के बाद मिलेगा, राइट। तो मंथली इन हैंड शायद 2 लाख रुपया महीना नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्स और एनपीएस तो कटने ही कटना है, बट सीटीसी आपका कहीं 24 से 28 के बीच में जाकर बैठेगा। बट आई वुड से कि सैलरी मेन मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इनिशियली यू वुड बी लर्निंग फेज, एंड इफ यू डू वेल यू कैन ऑलवेज स्विच टू द प्राइवेट सेक्टर इफ मनी इज योर मोटिवेशन। आई थिंक IRDAI will not be able to fulfill your aspirations to really earn very high salary if you keep working there for 20 years. Then you need to move out. But एक stable job चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि लाइफ अच्छी चलती रहे, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, then that kind of promise would obviously be made by IRDAI to you. ठीक है जी, सो थैंक्स। और अगर आप हमारे कोर्सेज वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए edutab.in, आप कोर्सेज के अंदर जाइए, यहाँ पे आप IRDAI ग्रेड ए के कोर्सेज देखिए हमारे। तो यहाँ पे हमारे 2 कोर्सेज हैं अभी, सिल्वर कोर्स और गोल्ड कोर्स। सिल्वर कोर्स बेसिकली फेज 2 के लिए है, जिसमें आपको फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, फेज 1 के मॉक टेस्ट भी नहीं मिलेंगे। जो गोल्ड कोर्स है वो कंप्लीट सोल्यूशन आपको देगा फेज 1, 2
और इंटरव्यू आपको फेस टू में भी मिलेगा। सिल्वर कोर्स में सिर्फ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगी और मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे, जो आपके गोल्ड कोर्स में रहते हैं। इनफैक्ट शायद करंट अफेयर्स भी नहीं मिलेंगे, जीए सेक्शन वाला सिल्वर कोर्स में नहीं मिलेगा, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।